राइट मूव। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा हमारा चल रहा था डी ब्लॉक के तत्व, उनकी प्रॉपर्टी चल रही थी, तो उसमें एक विशेष गुण है हमारा कि जो हमारे संक्रमण तत्व है वे रंगीन आयंस बनाते हैं। ठीक है ना। तो हमें दिखाना है कि रंगीन आयन किस प्रकार बनता है, क्यों देता है वो। ठीक। तो अधिकतर क्या है कि अधिकतर जो संक्रमण तत्व के यौगिक है वो ठोस अवस्था या अपना विलयन अवस्था में भी कलर्ड आयन देते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, तो याद रखना अधिकांश संक्रमण तत्व ठोस अवस्था संक्रमण तत्वों के यौगिक ठोस अवस्था व विलयन अवस्था अर्थात दो अवस्था में रंगीन आयन देते हैं। ठीक है ना। ये ध्यान है कि अधिकांश संक्रमण तत्वों के यौगिक ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों में क्या देते हैं, अपने रंगीन आयन देते हैं, अपना कलर देते हैं, रंगीन देते हैं। ठीक है ना। अब हमको बताना है कि ये रंगीन आयन किस प्रकार देंगे और क्यों देते हैं। ठीक। और एक गुण प्रॉपर्टीज हो रहा है कि जो संक्रमण तत्व है उनका विशेष गुण है कलर देना। ठीक है। जबकि जो हमारे प्रारूप तत्व है एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के जो तत्व है वे कलर नहीं देते, इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं देते, वे सफेद रंग रखते हैं। ठीक है ना, वे सफेद होते हैं, मतलब कि व्हाइट्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। क्या याद रखना है आपको कि जबकि एस ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्व परमाणु सफेद, ठीक नहीं, उनके पास यह गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है, कलर देने में। ठीक है ना। अब जो हमारे पास ये है संक्रमण तत्व है, हमने आपको पढ़ा संक्रमण तत्व, तो ये उतारो। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास संक्रमण तत्व कौन थे, अस्केडियम था, टाइटेनियम था, वेनेडियम था, क्रोमियम था, Mn मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉइन और थर्ड। ठीक है ना। ये संक्रमण तत्व है। इनका बाहरी इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है ना, ये लिखो बाहरी विन्यास। बाहरी विन्यास का था इनका, देखो हम लिखते हैं बाहरी विन्यास नहीं लिखते हैं N-1D 1 से 10 NS 1 से 2, ये लिखते हैं ना। तो इस बस हमें वो नहीं लिखना कि ये गैस नहीं लिखना, ये लिखना इसके आधार पर। ये हमारा बाहरी ये क्या था, ये हमारा 4S था और ये हमारा 3D में 1 से 10, 4S में 1 से 2। ठीक है ना। क्योंकि ये 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व है तो हमें 3D लिखना है, ये 3D और 4S2, ये 3D 4S2, 3D 4S2, 3D 4S2, 1 2 3, तो ये काउंट करो 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 और 10। हमने कहा था कि संगठन में 49 नंबर है। जो क्रोमियम था उस पर ना एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधार लिया था तो ये 5 था और ये 1 था। इसी प्रकार जो कॉपर था उसने एक इलेक्ट्रॉन इधर लिया था
और ये 10 दा ये 1। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया। अब मुझे दिखाना है इसका आयन। इसके आयन में अगर मैं इसको रखता हूं, ठीक है ना, अगर मैं रखता हूं अस्केडियम 3+, इसकी ऑक्सीजन अवस्था 3 है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये 3+ जाने पर क्या अवस्था हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 3d0 4s0, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर एक में जोड़ दूं, कौन से जोड़ दूं मैं, टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 है, अगर इसमें से 4+ कर देता हूं, ये सी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देखना टाइटेनियम जिसका 22 है परमाणु क्रमांक 4+, अगर ये 4 जाएंगे ना तो ये भी हो जाएगा 3d0 4s0, ये भी 0 बच्चों। तो जब ये याद रखना कि जब किसी हमारे पास ऐसे आयन हो या ऐसे यौगिक हो जिनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, अब इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा ना, तो जब नहीं रहा तो ये कलर देगा रंगहीन होगा, ये सफेद कलर रखेगा रंगहीन, कोई कलर नहीं होगा, ठीक है ना। ये कौन होगा, एस्केडियम 3+, जिसकी ऑक्सीजन अवस्था 3 होगी, और टाइटेनियम 4+, जब टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्था 4 होगी। अब आते हैं इसमें टाइटेनियम में, ठीक है ना। अगर टाइटेनियम हम करते हैं 3+ करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3d1 4s0। अब ये देखिएगा जो हम ये संक्रमण तत्व पढ़ रहे हैं इनका क्या गुण है, जो आज तक हमने बताया वो ये बताया कि संक्रमण तत्व के पास अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो क्या देगा, हमें रंग देगा, कलर देगा, ठीक है ना। तो उसका जो आयन है वो रंगीन होगा। कब होगा, अगर उसके डी सब सेल में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वो रंगीन देगा, वो देगा रंगीन, कलर देगा, ठीक है बच्चों। और कलर कौन सा देगा, वो देगा अपना गहरा बैंगनी कलर देगा, ठीक है ना। गहरा मतलब डार्क बैंगनी कलर देगा। तो कलर का नाम है भाई, ये है गहरा बैंगनी कलर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ना, ये बात याद रखना, ठीक है, डार्क देगा। अब ऐसे आते हैं इसमें वेनेडियम 23, अगर इसमें देखो हम 3 यहां से जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये रह जाएंगे d2 4s0। तो एक देखो कैसे भरे जाएगा, ये मत सोचना कि ये 2 है, ऐसे भरा जाएगा। ये क्या है 3d सब सेल 1 2 3 4 5, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तो कितने अनपेयर्ड होंगे डी में, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी रंगीन होगा, ये भी रंगीन होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या कलर होगा, इसका ग्रीन कलर होगा, हरा, ठीक है ना, क्लियर है। अब ऐसे इसमें करते हैं क्रोमियम, क्रोमियम है 24, ये 5, ये 5, ठीक है ना। तो इसमें से भी जाएगा क्रोमियम में, अगर 3 कर लेते हैं हम, 3 करते हैं, देखो ये Cr क्रोमियम 3+, तो क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास रह जाएगा, 3 या 1 ये जाएगा, 2 इधर से जाएंगे, तो 3d3 और ये हो जाएगा 4s0, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3d। एंड स्टूडेंट अब ये देखो Mn मैग्नीज है, अगर Mn से भी करते हैं हम ना, Mn से 3+ करेंगे तो कौन सा जाएगा, ये करते हैं, ये Mn मैग्नीज है ना, मैग्नीज से 3 आए जाएंगे तो 2 ये बचेंगे, 1 ये बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3d कितना 4 और 4s0, 4 है तो ऐसे बढ़ना नहीं है ऐसे, तो अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये भी क्या देगा, हमें रंगीन देगा, ये भी क्या देगा, रंगीन देगा। देखो ये क्या आ जाएगा, Mn जो मैग्नीज है 3 ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, देन तब 3d4 4s, ये रंगीन होगा, ठीक है ना। ये रंगीन होता है, कौन सा कलर देगा, ये भी बैंगनी कलर देगा, ये भी बैंगनी कलर देगा। अब होगा आयरन, ये इसका जब 3+ ऑक्सीकरण अवस्था होगी
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D5 और 4S0, ठीक है ना, 4S0 हो जाएगा। तो ये कौन सा कलर देगा, पीला कलर होगा, तो ये भी अपना रंगीन होगा और पीला कलर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पीला देगा। अब ये देखो कोबाल्ट, ठीक ना, अगर हम इसमें लिख सकते, चलो अभी देखते हैं, ये कोबाल्ट है, अगर कोबाल्ट को देंगे हम 2+ देंगे, या इसको भी दे लो ना Fe, दोबारा कर लो Fe, अगर 2+ देते हैं हम, अगर Fe 2+ दिए जाते हैं तो कितने बचेंगे, ये देखो, ये 5 और ये 6, ये अनपेयर्ड मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा, अपना रंगीन होगा। और ये कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बचा 3D6 4S0 हो जाएगा, और ये रंगीन होगा, ये रंगीन होगा, ठीक है, आयरन होगा। जब Fe+2 होगा तो इसका कलर हरा होगा, ठीक है ना। अब इसको देखो कोबाल्ट देगा अपना 2C और 2+ देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा 3D7 4S0, ये 6 हो तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और कोबाल्ट क्या देगा, गुलाबी रंग देगा, और ये भी अपना रंगीन होगा और गुलाबी कलर देगा। इसी प्रकार ये देखो निकिल दो Ni2+ और कॉपर ये कॉपर 2+, ठीक है ना, ये देखो कितना हो जाएगा, ये रहेगा 3D8 और 4S0, तो ये भी रंगीन होगा, ठीक है ना। और कॉपर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D9 और ये जाएगा 4S0, ये भी रंगीन होगा, ये भी रंगीन होगा, ठीक है ना। तो निकिल कौन सा कलर देगा, ये हरा कलर देगा, ठीक है। और जो कॉपर होगा ये कौन सा कलर देगा, ये नीला होता है कॉपर, ये नीला कलर देगा। अब विशेष गुण ये देखो इसके अंदर, ये जिंक है, ये देखो जिंक में ये पूरे D कक्ष भरे हैं, अगर ये भी पूरे कक्ष भरे हैं तो ये कोई भी कलर नहीं देगा, ये सब भरे हैं तो ये रंगीन होगा। अगर हम जिंक 2+ भी करेंगे, जिंक 2+ करेंगे तो ये जाएगा 2, ये तो जो 3D है, 3D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ही ये कलर देते हैं, तो इसमें तो बना रहेगा ना, तो ये क्या देगा, ये कुछ नहीं देगा और ये रंगहीन होगा, ये क्या होगा, रंगहीन होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार एक और देखो आप, अभी इधर दिखा रहे, ये लो, ये मेरे पास कॉपर है, ये क्या +1, और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना आया था, वो था 3D10 4S1। तो जब ये प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा ना, जब ये जाएगा तो ये सेम बना रहेगा, इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तब ये क्या करेगा, ये रंगहीन होगा, ये रंगहीन होगा, ठीक है ना। कॉपर पर प्लस अगर 1 ऑक्सीकरण है तो उसका क्या है, जो D सब सेल है वो पूरा कंप्लीट भरा है, और जिसका सब सेल D वाला कंप्लीट भरा है वो कोई कलर नहीं देगा, और यह उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा रिक्त है, वो पूरा इस तरह रिक्त है, ठीक है ना। ये देखो स्टूडेंट्स, वो पूरा इस तरह रिक्त है, तो वो तब भी कोई कलर नहीं देगा। ये आपको विशेष याद रखना और इसको पूरा लर्न करने का पूरा कोशिश करना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसको उतारो आप। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, जो दृश्य प्रकाश है, जो लाइट्स मिल रही है, जो सूर्य का सफेद प्रकाश है वो कितने कलर से मिलकर बना होता है, वो 7 कलर से मिलकर बना होता है। आप देखते हैं बरसात होने के बाद जब मौसम खुलता है तो मौसम में इंद्रधनुष बोलते हैं, जिसको इंद्रधनुष बनता है, वो कितने कलर रखता है, 7 कलर रखता है। इसी प्रकार जब फिजिक्स लैब में जाते हो तो आपका एक प्रिज्म होता है, और प्रिज्म पर जब लाइट डालते हो, ठीक है ना, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से लाइट पास होती है ना,
तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमें 7 कलर्स ऐसे दिखाई देते हैं, तो वो कलर क्या है, तो हमें इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। वो कलर्स ये है, ठीक है ना। ये कहता है कि जो सनलाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो 7 कलर से मिलकर बना है और उसका है विबगोर शब्द है, ठीक है ना। इंडिगो है, ये बी ग्रीन कलर है, येलो कलर है और रेड कलर है, ठीक है ना। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य ये रेड कलर की होती है, सबसे सॉरी इसकी वी वायलेट कलर की होती है। इसकी सबसे कम तरंग दैर्ध्य इतनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और जो हमारा रेड है, रेड कलर की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब हमको ये कहना है, ये 7 जो कलर है, अगर हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है, हमारे पास कोई ऐसी वस्तु है जो पूरे के पूरे 7 कलर को, मतलब पूरी सनलाइट जो आ रहा, सफेद प्रकाश आ रहा है, उसको अपने अंदर अगर अब्जॉर्ब करती है तो वो हमें ब्लैक दिखाई देती है, ठीक है ना। और ये भी याद रखना, अगर कोई ऐसी वस्तु है जो सफेद कलर को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करती है तो वो हमें रंगीन या सफेद दिखाई देती है, ठीक है ना। इसको आप भली बात याद रखना। अब इसको भी हम आपको लिख के देते हैं। ये 2 बात है आपको जो याद रखनी विशेष रूप से। नंबर 1 क्या याद रखना है, यदि कोई वस्तु सफेद प्रकाश में सनलाइट, सफेद प्रकाश में सनलाइट, क्या याद रहेगा, सनलाइट, सनलाइट को अवशोषित करती है तब वह हमें काली दिखाई करती है, काली दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे सफेद प्रकाश है वो किन कलर से मिलकर बना है, इन 7 कलर से मिलकर बना है। तो सफेद प्रकाश का अवशोषण करना मीन इन सारे के सारे टोटल 7 कलर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है तो वह हमें काली दिखाई देती है। अगर मैं इन पूरे 7 कलर को, मतलब कि सनलाइट को, सफेद प्रकाश को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करती है, अवशोषित नहीं करती है, तब वह हमें सफेद या रंगहीन दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, रंगहीन दिखाई देती है, ठीक है ना बच्चों, ये याद रहेगा। अब आगे नेक्स्ट आता है, मेन पॉइंट पे चलते हैं कि जो हमारे संक्रमण तत्व परमाणु है या आयन है, जो उनके डी कोष होते हैं, उन सब ऑर्बिटल और वह उन सब के कक्षकों की ऊर्जाएं बराबर होती है, ठीक है ना। इसमें पॉइंट आएगा कि जब डी कक्षकों की ऊर्जा आपस में बराबर होती है तो उसको क्या कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना, ठीक है ना। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये देखो स्टूडेंट्स कि हमारे पास सपोज करो ये कोबाल्ट है और कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27, ठीक है ना। तो इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये होता है 3d74s2। ये कहता है हमारे पास कोबाल्ट, ये क्या है ना, संक्रमण तत्व। कोबाल्ट कौन है, संक्रमण तत्व, याद रहेगा ना कि कोबाल्ट कौन है, संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व का ये जो डी कोष है, ये मेरे पास डी सब सेल है, ठीक है, और ये 3d लिखूंगा और ये इसके ऑर्बिटल्स है, ये क्या है, इसके ऑर्बिटल्स है। तो इन सभी ऑर्बिटलों की, इन ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड कहते हैं, फिर डी जेड एक्स कहते हैं, इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहते हैं और इसको डी जेड स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। तो जो अपना ये डी सेल है, डी कोष है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, मतलब ऑर्बिटल मीन्स कक्षक, ऑर्बिटल्स याद रखना, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल मीन्स होते हैं, ऑर्बिटल मीन्स कक्षक, ठीक है ना। और ऐसा लगाए तो कक्षक, एक से ज्यादा कक्षक हो, ठीक है, ये याद रखना। अगर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कक्षक को ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने 5 ऑर्बिटल है। अब ये कहता है कि जब ये संक्रमण धातु परमाणु या ऐसा कोई भी आयन है
उसके इन पांचों कक्षों की, इन पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, तब हम इनको अपभ्रंश कक्ष कहते हैं। अपभ्रंश कक्षक कहते हैं। ठीक है ना। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश कक्ष किसको कहते हैं, अपभ्रंश कक्ष किसको कहते हैं। ये एक नंबर का आपसे क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना। जब भी किसी संगमण धातु परमाणु या आयन के डी कक्षकों, डी कक्ष कौन से ये बता देखो हमने, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डी जेड स्क्वायर, 5 कक्षक है। इनकी ऊर्जा जब समान होती है तब इनको हम अपभ्रंश कक्ष कहते हैं। ठीक है ना। अब इससे आगे चलते हैं। ये हमारे पास अपभ्रंश कक्ष है। एक विभाटन, क्रिस्टल छेद विभाटन या विघटन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल क्षेत्र विघटन, ये स्टूडेंट याद रखना, क्रिस्टल क्षेत्र विघटन या विपाटन। ठीक है ना। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसको विशेष ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखो, देखो हमने कहा कि ये 5 कक्षक हैं, हमने कहा कि ये हमारे पास 5 कक्षक है, इनकी ऊर्जा समान है। ठीक है ना। तो जब भी कोई संकुल आ, देखो स्टूडेंट्स ये याद रखना, आपको बताया था क्रिस्टल छेद विघटन या विभाटन। अब हम इसकी ओर चल रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या होता है, तो ये कहता है जब भी हमारे पास कोई भी संक्रमण धातु परमाणु या आयन है और वो हमारा संकुल आयन बनता है, संकुल आयन में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, इंग्लिश में संकुल में कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है ना। ये बनता है, वो कब बनता है, सपोज करो कि मेरे पास क्या है, ये देखो ये मेरे पास संकुल धातु कोबाल्ट है। ये कहता है जब भी इस धातु परमाणु, संक्रमण धातु परमाणु के पास कोई लिगेंड आएगा, या तो वो लिगेंड क्या, CN, CN में कौन होता है, ऋणात्मक लिगेंड है, या ये ऋणात्मक लिगेंड है, या NH3 कोई ये उदासीन लिगेंड है। NH3 कौन है, उदासीन लिगेंड आता है। ठीक है, NH3 और इसकी ये 6 और ये प्लस, तो ये क्या हो गया, ये संकुल आयन बन गया। ये कहता है जब हमारे संक्रमण धातु परमाणु आयन के पास कोई लिगेंड उदासीन या ऋणायन आएगा, तब जो ये हमारे 5 कक्षक थे जिनकी ऊर्जा आपस में समान थी, उनकी ऊर्जा समान नहीं रहेगी, वो आपस में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में 2 ऊर्जा स्तरों में डिवाइड हो जाएंगे, और जब डिवाइड होना ही उसको हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विघटन या विपाटन बोलते हैं। क्लियर बात, रिपीट है, दोबारा समझो आराम से, कोई नहीं। ये कहता है कि मेरे पास कोई ये संक्रमण धातु परमाणु है या आयन है कोई भी, ठीक है ना, उसके और उसका ये मेरे पास डी कोष है, ये डी कोष 5 कक्षकों की ऊर्जाएं समान है। ठीक है, इस संक्रमण धातु परमाणु के 5 कक्षकों की ऊर्जाएं समान है। जब भी इनके पास कोई ऐसा NH3, ये बोलता है, इसको बोलते हैं लिगेंड, और ये लिगेंड होता है न्यूट्रल उदासीन, और ये भी लिगेंड बोलते हैं CN, ये ऋणात्मक लिगेंड बोलते हैं। या तो ये उदासीन लिगेंड है या ये ऋणात्मक लिगेंड आता है, तब इन 5 कक्षों की ऊर्जा समान नहीं रहती और 2 ऊर्जा स्तरों में बट जाता है। ठीक है ना, 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ग्रुप कौन से होंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, ये 2 ऊर्जा स्तरों में डिवाइड हो जाएगा। जो ये 3 है, 3 कक्षक, ये देखो बच्चों 1 2 3, इस कक्षक का नाम DXY, ये DYZ, ये DZX, और जो यहाँ पे कक्षक रहेंगे वो 2 कक्षक रहेंगे। वो 2 कक्षक कौन से होंगे, DX² माइनस Y² और DZ² हो जाएंगे। ठीक है ना।
अब इन दोनों कक्षकों जिसकी ये निम्न ऊर्जा स्तर होगा, ये निम्न ऊर्जा रखेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर पे होगा या निम्न ऊर्जा स्तर कहेंगे या निम्न ऊर्जा रखेंगे, इसको T2G बोलेंगे। इसकी हाई ऊर्जा होगी, इसकी उच्च ऊर्जा होगी, इसकी उच्च ऊर्जा होगी और इसको EG ऊर्जा स्तर बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह किसी भी संक्रमण धातु परमाणु के पास कोई भी ऋणात्मक या ऋण उदासीन लिगेंड आता है, तब हमारा जो डी कक्षक है, जो समवृक्ष कक्षक है, वो दो उसकी ऊर्जा समान नहीं रहती है और वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। एक ग्रुप को T2G कहते हैं जो निम्न ऊर्जा स्तर है, दूसरे ग्रुप को EG कहते हैं जो उच्च ऊर्जा स्तर है और उसमें DS² - 5 DZ², ठीक है ना। इन सब की आकृति समान होती है, इनकी आकृति इनसे अलग होती है, ठीक है ना। इनकी आकृति इनसे अलग होती है, इनकी आकृति लगभग समान होती है। आज समझ में बात क्लियर हुई ना। तो किसको कहेंगे हम, विभाटन या क्रिस्टल छेद विघटन या विघटन, इसको कहेंगे। अब मैं इसको लिख देता हूं। देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने समझा क्रिस्टल छेद विघटन ये इंपोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद रखना। जब किसी संक्रमण धातु परमाणु या आयन के पास कोई उदासीन लिगेंड या ऋणात्मक लिगेंड आता है, तब कौन से थे कक्षक थे, DXY, DYZ, DX², DZ²। इन पांचों कक्षक, ये पांचों कक्षक है, इनकी ऊर्जा समान नहीं रह पाती है, जबकि इनके ना आने से पहले ये समान थी, ये बताया ना, ये समान होती है। डी कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है आपस में पहले, ठीक है ना। नहीं रह की अनुपस्थिति थी, तो इन लिगेंडों के कारण ये पांचों कक्ष दो भागों, किस भाग में, DXY, DYZ, DZ², जिसे T2G बोलते हैं, वह DX² - 5 DZ², जिसको EG बोलते हैं, जिसको EG बोलते हैं, में विभक्त हो जाते हैं। इस घटना को ही हम क्रिस्टल छेद विघटन या विपाटन बोलते हैं। ये कक्ष है, नहीं आता तो फिर ये लिख लो, ये DXY है, ये DYZ है, ये DZX है, ये DX² - Y² है और बच्चों ये DZ², ठीक है ना। ये पांचों कक्ष है, डी उपकोष के 5 कक्ष है। इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल छेद विघटन या विपाटन कहते हैं, ठीक है ना। ये मेन इंपोर्टेंट है। अब हम चलते हैं कि जो ये हमारे संक्रमण धातु परमाणु थे, ये हमें कलर आयन क्यों दे रहे थे, किस कारण कलर आयन दे रहे थे, ठीक है ना। अब हमको आपको ये बात क्लियर करनी है, रंगीन दिखाई देना, कलर दिखाई देना, कलर दिखाई पड़ना या देना, ठीक है ना। ये कारण बताना होगा ना, ये आप कारण समझो, ठीक है। देखो हमारे पास कोई संक्रमण धातु परमाणु है, ये कहना है कि जो हमारा सफेद प्रकाश मिल रहा है, जो हमको सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट आ रही है या मिल रही है ना, जो हमको सनलाइट मिल रही है, सूर्य का प्रकाश जो मिल रहा है, हमने आपको बताया कि यह 7 कलर से मिलकर बना है। तो ये कहता है कि जब किसी संक्रमण धातु परमाणु या आयन पर हमें यह सफेद प्रकाश सनलाइट पड़ती है, तो उसमें से कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य का अवशोषण कर लेता है। सफेद प्रकाश अलग अलग है ना, 7 रंग चल रहा है, उस 7 रंग में से अगर संक्रमण धातु परमाणु ने कोई मतलब कि अलग तरंग दैर्ध्य, उनमें से कोई भी एक तरंग दैर्ध्य की लाइट अब्जॉर्ब कर ली, तो उसके पूरक हमें कलर दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। वो पूरक कलर दिखाई देता है, वो किन के दिखाई देता है, DD इलेक्ट्रॉनों के कारण हमको दिखाई पड़ता है और उसको हम DD संक्रमण कहते हैं। जो पेपर में पूछा जाता है कि DD संक्रमण क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको बच्चों ये लिखना है कि जो हमें सनलाइट, किसी भी संक्रमण धातु परमाणु पर जब सनलाइट पड़ती है, उसमें से किसी भी तरंग दैर्ध्य का लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है,
तब हमें उसका पूरा कोई दूसरा कलर दिखाई देता है, उसी कारण हमें ये संक्रमण धातु रंगीन होते हैं। ठीक है ना। फिर आराम से सुनो, हमारे पास कोई संक्रमण धातु परमाणु या आयन है, उस पर सनलाइट पड़ रही है, वो 7 कलरों से मिलकर बना है। उन 7 कलरों की तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ अलग अलग है। उसमें से किसी भी 7 कलरों की वेवलेंथ में से एक किसी वेवलेंथ को इस संक्रमण धातु परमाणु ने ग्रहण कर लिया और शेष को क्या कर देता है, उत्सर्जित करते बाहर निकाल देता है। एक को अब्जॉर्ब कर लिया और को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो जिसको पराक्रमित कर देगा तो उनके पूरक हमें, जिसको अब्जॉर्ब किया उसके पूरक हमें कलर दिखाई देता है, जिस कारण हम इनको संक्रमण धातु को आयन को रंगीन कहते हैं। ठीक है ना। जिसको अब्जॉर्ब कर लेगा उसको पूरा दिखाई देगा। ठीक है। तो इसका एक उदाहरण है, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है। ठीक है ना। उसको याद, कॉपर सल्फेट का जो कलर लाल कलर होता है, उस लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है उसको अब्जॉर्ब करेगा तो कॉपर हमें नीला रंग का दिखाई देगा। कॉपर +2 आयन, ये देखना, ये कॉपर +2 आयन है। देखो ये Cu कॉपर सल्फेट आयन है। यहाँ से देखो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, जो ये कॉपर है हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, SO4 माइनस का 2 वैलेंसी होता है। हम ये भी देख रहे हैं कि कॉपर पे प्लस का 2 वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी कहाँ लिखते हैं, यहाँ, इसकी वैलेंसी लिखते हैं यहाँ, तो दोनों बराबर है तो दोनों नेग्लेक्ट हो जाती, कट जाती है ना, बराबर। तो अब इससे कॉमन है, आप समझो कि कॉपर पे कितने +2 है और सल्फेट पे -2 है। तो जो कॉपर सल्फेट है ये लाल रंग होता है, ये लाल रंग का है। जब लाल रंग इसका अब्जॉर्ब कर लेता है और ये अलग होगा तो कॉपर हमें नीला दिखाई देगा, कॉपर हमें नीले रंग का दिखाई देता है। कभी भी देखना कॉपर जो आयन है वो नीला होता है। ठीक है ना। कॉपर +2 आयन वाला नीला होता है। ठीक है ना। अब हम इसको लिखना है और बताना है। ये संक्रमण धातु परमाणु है। ठीक है ना। ये संक्रमण धातु परमाणु, ये कक्ष है, इसके 5 कक्ष है। ठीक है ना। ये समझना, इस पे लिगेंड आया था कोई, तो इसने ये क्या कर लिया था, ये अलग अलग 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया था। इस ग्रुप का नाम क्या था हमारा, जिसमें 3 कक्ष थे, DXY, DYZ, DZ, T2G, निम्न ऊर्जा स्तर। ये कौन था, निम्न ऊर्जा स्तर। ठीक है ना बच्चे। और ये कौन से ग्रुप में बटा था हमारा, इसमें 2 कक्ष थे। कौन सा था, एक था DX² -Y² और DZ²। ये था हमारा उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है ना। ये कहता है कि जो इसमें, जब इसमें सनलाइट पड़ेगी तो इसमें से जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अहिमित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी ने भी हमारी सनलाइट में से विशेष तरंगदैर्घ्य का प्रकाश विशेष तरंगदैर्घ्य अब्जॉर्ब कर ली, तो वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब होते सार वो उत्तेजित हो जाएगा। वो उत्तेजित होने के बाद कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जंप कर जाएगा। ठीक है ना। फिर दोबारा है कि जो ये अपने पास कक्षक है, ये अहिमित कक्षक होते हैं, डी कक्षक। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन ने या 2 इलेक्ट्रॉन ने, जैसे हमारे 7 कलर थे, ये 7 कलर से ये विबगोर, CO, ये हमारे पास 7 कलर विबगोर से याद रखते हैं ना। तो ये है, ये 7 कलर है, इन सब की अलग अलग तरंगदैर्घ्य ये लिख देंगे हम। ठीक है ना। इन सब की अलग अलग तरंगदैर्घ्य, ये कहते हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान सपोज करो इस ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन ने ये वाला रेड की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, इसकी होती है 6500 एंगस्ट्रॉम। अगर इसने ये तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश अब्जॉर्ब कर लिया, रेड कलर अब्जॉर्ब कर लिया, तो ये उत्तेजित हो जाएगा। ये उत्तेजित होने पर क्या होगा कि इस निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और जो ये होते
इनको कहते हैं डी डी इलेक्ट्रॉन। ये किस कार्य कौन सा इलेक्ट्रॉन नाम होता है? डी डी इलेक्ट्रॉन। ये डी डी इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप कर जाएगा तब इसको हम डी डी संक्रमण कहेंगे। क्या कहेंगे? डी डी संक्रमण कहेंगे। ठीक है ना। तो अब हम ये संक्रमण की डेफिनेशन लिख देते हैं। ये याद रखना, इनकी मैं विबगोर्गिन वेवलेंथ, ये ध्यान रखना, जो ये है, जो वॉयलेट कलर है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है और जो रेड कलर है इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। और मैं इनका वेवलेंथ भी लिख देता हूं। और ये भी देखो स्टूडेंट्स, ये लिखा था हमने, जो संक्रमण धातु परमाणु आयन रंग देगा, कलर देगा, कलर दिखाई देगा, उसका कारण ये लिखा कि जब सफेद प्रकाश में से एक निश्चित रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करता है, कोई भी संक्रमण धातु परमाणु या आयन करेगा। ठीक है ना। तब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर, जो हमने आपको चित्र दिखाया था, ठीक है ना, उसमें से T2G से उच्च ऊर्जा स्तर EG में चला जाएगा या जंप कर जाएगा, कूद जाता है, तब हम विशिष्ट रंग की विकिरण का पूरक रंग दिखाई देता। तो उसमें से 7 रंग में से एक किसी विशेष रंग की तरंग दैर्ध्य को ऑब्जर्व करेगा तो उसका पूरक रंग हमको दिखाई देगा। इसी कारण संक्रमण धातु आयन रंगीन दिखाई देता है। अतः किसी संक्रमण धातु परमाणु या आयन में रंग का प्रदर्शन कहते हैं ना किस कारण होता है, कौन इलेक्ट्रॉन करता है? तो डी डी इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है ना। डी डी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण होता है और जिसे हम डी मतलब डी डी संक्रमण कहते हैं। इसको विशेष आपको रूप से लर्न करना, पेपर में भी आता है, ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है अक्सर कि डी डी संक्रमण क्या होता है। जहां डी डी संक्रमण पूछेगा आपको ये लिखना है। और जो हमने चित्र बताया था ना, वो 5 कक्ष का बनाया, T2G में बढ़ जाता है, अभी दिखाया था, उसको चित्र को बनाना है। और फिर ये तरंग दैर्ध्य को भी, कौन सी तरंग दैर्ध्य होगा? ये तरंग दैर्ध्य, ये कह रहा अगर 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य है जिसका रंग बैंगनी होगा उसको ऑब्जर्व करेगा, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य हो तो हमें हरा पीला रंग दिखाई देगा। अगर 45 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य है जिसका कलर नीला होता है वो पीला दिखाई देगा। अगर 4900 एंगस्ट्रॉम को ऑब्जर्व करेगा जिसका नीला हरा रंग है तो रेड दिखाई देगा। इस तरह ये कलर दिखाई दिए है। 7 कलर बताए थे कि सफेद प्रकाश में, सनलाइट में 7 कलर दे, तो 7 कलर की तरंग दैर्ध्य हमने आपको लिख के दी है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है और सबसे ज्यादा लाल रंग की होती है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको पसंद आया तो ज्यादा ज्यादा आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और अपने जानने वालों को ज्यादा ज्यादा, जिससे उन तक भी ये पहुंच सके। ठीक है ना। और बस थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।